बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी 2 महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इसमें नजर डालते हैं। आज बात करेंगे भेड़ पालन से रोजगार के अवसरों की। कितने अवसर भेड़ पालन के जरिए आपको मिल सकते हैं रोजगार के, और साथ ही आपको जानकारी देंगे पशुपालन क्षेत्र के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। किस तरीके से अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे पशुपालकों को लाभ हो सके। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, इस पर भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इस पर भी आप अपना सवाल भेजिए हेलो किसान लिख के, और साथ ही जो आपके सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए, आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण तोमर जी, आप निदेशक हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवलीना मित्रा जी, आप सहायक आयुक्त हैं पशुपालन विभाग में, मत्स्य डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देवलीना जी। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे खासतौर से जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं पशुपालन क्षेत्र के लिए। ना सिर्फ कोशिश की जा रही है कि कृषि और पशुपालन जो एक दूसरे के पूरक हैं, आधुनिक कृषि की हम बात करते हैं तो आधुनिक पशुपालन भी होना चाहिए, और इसके लिए हर एक स्तर पर जो योजनाएं हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर देवलीना जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से सरकार की एक तरीके का फोकस जो है वो अब नज़र आ रहा है पशुपालन क्षेत्र पर हमें, क्योंकि ना सिर्फ अलग मंत्रालय का गठन पहले किया गया, उसके बाद तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। क्या स्थिति हमारे देश में पशुपालन की? मुकुल जी, भारत सरकार ने जातीय पशुधन मिशन अर्थात नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास के लिए बहुत अच्छे एक स्कीम लाए हैं। उसको हम छोटे में कहते हैं EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जी। इसमें क्या है, 4 कंपोनेंट है और 4 काम के लिए। एक जो हमारे रूरल पोल्ट्री बर्ड्स है उसके लिए, भेड़ बकरी के लिए, शूकर के लिए, और जो चारा प्रक्रियाकरण के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है किसानों को। कोई भी इंडिविजुअल फार्मर हो, कोई भी आदमी हो, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कोई जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हो, या कोई सेक्शन 8 कंपनीज जैसे NGOs वगैरह हो, किसी को भी इसकी लाभ मिल सकती है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लाभ जो है, यानी सबका साथ सबका विकास, उसी ध्येय पर आगे बढ़ते हुए लगातार सारी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जाता है। इस बारे में और भी जानकारी लेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवलीना, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं व कार्यक्रम चला रही है। इसके अलावा पशु के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ की देसी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और पशु के आहार पर विशेष ध्यान देने के लिए भी सरकार सकारात्मक कार्य कर रही है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन,
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन किसानों के लिए केसीसी, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण शामिल है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करें तो इसे साल 2014-15 के दौरान शुरू किया गया, जिसका ध्येय चारा और आहार विकास संबंधी उप मिशन पशु चारा संसाधनों की कमी संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, ताकि पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं 2014 में शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। पशुपालकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर पशु केंद्र खोले गए हैं। पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत सितंबर 2019 में खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए टीकाकरण किए जा रहे हैं। तो जाना आपने किस तरीके से सरकार की अलग अलग योजनाएं जो हैं वो लगातार संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ पशुपालकों को मिल सके, ना सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफा हो बल्कि जो पशु का स्वास्थ्य है वो भी बेहतर बना रह सके। और खासतौर से जब हम मुनाफे की बात करते हैं या पशु स्वास्थ्य की बात करते हैं तो भेड़ पालन जो है वो भी आज के समय में एक अच्छा व्यवसाय के रूप में बदल चुका है। और खासतौर से डॉक्टर अरुण, अगर देखा जाए तो पहले एक समय था जब भेड़ पालन को मान लिया जाता था कि किसान जो है अपनी आवश्यकता के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में एक व्यवसाय के रूप में हम कह सकते हैं और उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान आपके संस्थान का भी है। किस तरीके से रोजगार सृजन की जब हम बात कर रहे हैं तो भेड़ पालन आज के समय में उसका और महत्व बढ़ जाता है। देखिए मुकुल जी, जहाँ पर कुछ भी रोजगार उपलब्ध नहीं है, जहाँ देश में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर खेती करना और बड़े पशुओं को पालना आसान काम नहीं है, ऐसी स्थिति में देश के किसानों के लिए भेड़ को पालकर वर्ष भर रोजगार प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर है। ये कम खर्च का कर्जा मुक्त होने के लिए उपयुक्त पशु है। जी, देश के गरीब किसान या बेरोजगार युवा जी 20 से 30 भेड़ों को पालकर अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकते हैं और अपनी निर्धन जो गरीबी है उसको ये दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और जब इसका व्यवसायीकरण है वो भी हमने देखा यहाँ पर, और उसी के बदौलत हम मान सकते हैं कि आज के समय में रोज़गार के तमाम अवसर हैं जो कि लगातार दिए जा रहे हैं। और उसी में किस तरीके से सरकार की भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लगातार संस्थान भी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो संचालित करता है। तमाम जानकारी जो है और विस्तार से आपसे हम जानेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम से कम खर्चे में भी चलाया जा सकता है। देश के पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है, जिससे पशुपालकों को मांस, दूध और ऊन मिलता है। भेड़ ऐसा पशु है जो फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे में ये पशु कम संसाधन में रोजगार के अच्छे अवसर देने में सक्षम है। भेड़ लगभग हर तरह की जलवायु में पाले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से भेड़ की नस्ल का चयन करना चाहिए। इसके अलावा इनके आवास पर भी विशेष खर्च नहीं करना होता। कच्चे पक्के आवास में ये आराम से रह लेते हैं। औसतन एक भेड़ से साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में ऊन लिया जा सकता है। साथ ही अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे होते हैं, जिससे भेड़ों की संख्या में आसानी से इजाफा होता रहता है। इसके अलावा सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार को बढ़ाने और भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और इच्छुक व्यक्तियों को सब्सिडी दी जाती है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बहुत से घटक आते हैं, जिसमें अलग अलग घटक के तहत अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मिशन के तहत राज्य सरकारें भी सब्सिडी देती है। इस तरह से ये व्यवसाय आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से इसको एक व्यवसाय के रूप में आप शुरुआत कर सकते हैं और हर स्तर पर हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से मदद की जाती है। फिलहाल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो
है पशुओं को लेकर केंद्र सरकार की योजनाएं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी अभी पशुपालकों के पास कम है, या फिर वो योजना बताइए जिनका फायदा किसान नहीं ले रहे हैं जी। और उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए और वो उचित है और अभी अभी चालू हुई है पर उनकी जानकारी किसानों तक नहीं है अभी। यानी वो जानकारी जो एक पशुपालकों को जानना बेहद ज़रूरी है। मैं चाहूँगा डॉक्टर देवलीना मित्रा जी, आप बताएं कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि किसान के पास तक, पशुपालकों के पास तक कभी कभी वो जानकारी नहीं पहुंच पाती। अलग अलग माध्यम हालांकि हमारे पास हैं, लेकिन एक सरल भाषा में जो पशुपालक है वो यही जानना चाहते हैं कि हमारे लाभ के लिए कौन सी योजनाएं हैं। जैसे मुकुल जी, पहले मैं भेड़ पालक के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि आज हम भेड़ पालन के बारे में भी गौर कर रहे हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत एक भेड़ पालक के लिए, मानिए कोई भेड़ पालक एक नया फार्म लगा रहा है जी। 100 मादा और 5 नर के लिए, तो उसके फार्म लगाने के लिए इस जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है इस स्कीम में फार्म लगाने के लिए जो खर्चा है उसमें जो कैपिटल पोर्शन कहते हैं हम, उसके 50% तक उनको सब्सिडी मिल सकता है जी। अगर 100 एनिमल का फार्म है तो उसके लिए 10 लाख तक सब्सिडी मिलेगा। 200 एनिमल के फार्म है तो उसके लिए 20 लाख तक सब्सिडी मिलेगा। ऐसे ही 300 एनिमल के लिए 30 लाख तक, 400 एनिमल के लिए 40 लाख तक और 500 एनिमल के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ा फार्म है, 500 मादा और 20 नर के साथ, तो उसके लिए 50 लाख तक सब्सिडी मिल सकता है। ये पूरा ऑनलाइन स्कीम है। एक पोर्टल है www.nlmuddamimitra.in। इसमें जाके पहले आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कोविन वगैरह ऐप में जाके मोबाइल नंबर डालने से एक ओटीपी आ जाता है, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी से आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्म खुल जाएगा। उसके आपके नाम, किस तरह का प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं, आप कहाँ करना चाहते हैं, उसके जीआई लोकेशन वगैरह ये सब डालना है। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स डालना है, आपके जो केआईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब अपलोड करना है और उसके बाद वो सबमिट करना है जी। फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर के साथ आप भारत के कहीं भी माने कोने से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन कहाँ पे है। यानी जानकारी तुरंत मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो देखिए किस तरीके से और भी ज़्यादा कह सकते हैं सरल और उसको पारदर्शी भी बना दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो किसान हैं, पशुपालक हैं, इनका लाभ ले सकें। और खासतौर से डॉक्टर अरुण, अगर भेड़ पालन की हम क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं, डॉक्टर देवलीना ने भी इसका जिक्र किया, कैसे जो प्रशिक्षण है वो उसके लगातार अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कहाँ से एक किसान को ये सारी जानकारी होती है, क्या माध्यम? देखिए, जब से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आया है या जब से हम वैज्ञानिक भेड़ पालन या पशुपालन की बात करते हैं, निश्चित ही ट्रेनिंग का माहौल बना है और तकनीकियों का आदान प्रदान इंस्टीट्यूट से किसानों के लिए हो रहा है। इसके लिए समय समय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग चलाई जा रही है। हमारा जो भेड़ के ऊपर जो ऊन अनुसंधान संस्थान है, ये भी वर्ष में 4 सेल्फ फाइनेंस ट्रेनिंग उपलब्ध कराता है। 8 दिन की वो ट्रेनिंग होती है। हम उसके बाद एक उसको सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा आत्मा परियोजना जो केंद्र सरकार के बजट से चल रही है, उसके माध्यम से भी हम 1 से लेकर 3 दिन तक का वैज्ञानिक भेड़, बकरी, खरगोश पालन का प्रशिक्षण हम किसानों को देते हैं जी, ताकि नई नई तकनीकियों का किसानों तक पहुंच सके और नए नए नवाचारों से, नई नई तकनीकियों से किसान भेड़ से, बकरी से अधिक उत्पादन ले सके। क्योंकि मुकुल जी, आजकल परंपरागत तरीके से पशु पालकर लाभ नहीं कमाया जा सकता जी। इस प्रतियोगिता के जमाने में एक एक पशुओं से एक एक दिन अधिक से अधिक उत्पादन लेने की आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थान निरंतर पशुपालकों को ट्रेनिंग देता रहता है जी। इसके लिए हम लोग किसानों को शैक्षणिक भ्रमण भी कराते हैं। हम वैज्ञानिक चर्चा, परिचर्चा, गोष्ठी कराते हैं जी। कृषि मेले भी कराते हैं जिसमें हम जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े हुए जो पशुपालन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन संस्थानों की एग्जीबिशन लगाते हैं जी। और मेलों में एक जगह ही किसानों को अधिक संख्या में एक समय में प्रशिक्षित कर उनको हम
ट्रेंड करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक पशुपालन में वो जी। लाभ कमा सके। बिल्कुल, अब तो जो पशु मेले हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हमने देखा है। पहले ज़रूर राजस्थान की हम बात करते थे, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी हमने इसको देखा। तो लगातार देखिए किस तरीके से लाभ जो है वो कोशिश की जा रही है कि पशुपालकों तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। किया जाता है, सरकार तरफ से योजनाएं का लाभ मिलता है, तो इसमें किस जाति की और कैसी हैसियत होनी चाहिए लाभ लेने के लिए? चलिए, जानना चाह रहे हैं जो पात्रता है वो किस तरीके निर्धारित की जाती है जब हम इन सरकारी योजनाओं के लाभ लेने की बात करते हैं, खासतौर से अगर पशुपालन क्षेत्र में हम बात करते हैं, अगर कोई आदमी डेयरी फार्मिंग में आना चाहता है, डेयरी लगाना चाहता है, तो किस तरह की पात्रता की आवश्यकता है? देखिए, अभी हम राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में बात कर रहे थे। अगर डेयरी के बारे में बात करें, डेयरी में हमारे भारत सरकार का ये दूसरा स्कीम है, उसको कहते हैं ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। इसमें ये थोड़ा बड़ा स्कीम है। इसमें 200 देसी गाय, मतलब देसी और अच्छे नस्ल के गाय या देसी जो बफेलो है, इनके फार्म अगर आप लगाए तो वही 50% कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगी, जो मिल सकता है 2 करोड़ तक जी। और दूसरा एक छोटा यूनिट है इसका, वो सारे देश के लिए नहीं है, जो हमारे यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज, और जो हमारे हिमालयन स्टेट्स है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उनके लिए है। वहाँ पे छोटे आकार में 50 गाय के लेके भी आप ये स्कीम लगा सकते हैं और इसमें 50 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। पात्रता ये है कि जो हमने पहले ही बताया कि आपको कोई भी भारतीय नागरिक, एसएचजी, कोऑपरेटिव्स, फार्मा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी हो सकता है, उनके पास अपना जमीन होना चाहिए और जो कार्य कर रहे हैं, जैसे डेयरी उनको लगाना है तो डेयरी में, या अगर वो भेड़ पालन कर रहे हैं तो भेड़ पालन में उनके पास ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या अगर वो दोनों ही नहीं है तो कोई ऐसे आदमी को उनको नियोग करना है अपने कर्मचारी के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में, जिसके पास ये ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस हो। जी बिल्कुल, देखिए जो ट्रेनिंग है यानी जो प्रशिक्षण है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ना सिर्फ आपको जानकारी मिलती है बल्कि उसके बाद जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके आधार पर आपको ऋण की सुविधा हो जाती है, और साथ ही साथ जो अनुदान की हम बात कर रहे हैं वो भी जल्द से जल्द कोशिश की जाती है कि आपको मिल सके और आप अपना जो व्यवसाय है उसकी विधिपूर्वक जो शुरुआत है वो कर सकें। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे कितना लाभ जो है मिल रहा है आपको सरकार की योजनाओं से, पशुपालन क्षेत्र की और भेड़ पालन से किस तरीके से और रोजगार का सृजन हो रहा है, ये सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन क्षेत्र के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में और भेड़ पालन के जरिए कैसे आप रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसी जानकारी हैं जो होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कैलाश जी, चंबा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, कैलाश जी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए पहले। अरे मैं डेयरी खोलना चाहता हूँ और उसके बारे में कुछ सरकार की ओर से क्या क्या स्कीम है उसको जानना चाहता हूँ। जी, डेयरी आप खोलना चाह रहे हैं?
कैलाश, चलिए कैलाश जी चंबा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर देवलीना डेयरी ये खोलना चाहते हैं, किस तरीके से इनको मदद मिल सकती है? अभी हमने जो डेयरी के स्कीम के बारे में बात किया, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, इसके अंदर ये हिमाचल से है, चंबा हिमाचल से, तो ये छोटे यूनिट जो 50 वाले ये भी खोल सकते हैं। इसके लिए NDDB है हमारे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कुछ दिन बाद EOI या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालता रहता है। तो एक फॉर्म मिल जाएगा आपको NDDB के साइट में, उसको भर के आपको अप्लाई करना है। फिर NDDB के लोग देखेंगे कि आपके कहाँ आपको करना है, आपके ज़मीन है या नहीं, आपके ट्रेनिंग वगैरह है या नहीं। फिर बैंक के साथ आपको बाकी अमाउंट लोन मिले, कुछ तो आपके अपने पैसे होंगे थोड़ा बहुत, कुछ आपको सब्सिडी मिलेगा, बाकी पोर्शन आपको कोई बैंक से लोन लेना होगा। तो अगर आपके स्कीम जो DPR जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जमा करेंगे, 50 हो या 200 हो, जो भी डेयरी खोलना है, अगर सही है, बैंक के साथ आपका लिंक अप कराएंगे, जैसे ही आपको लोन मिल जाएगा तो वो स्कीम डिपार्टमेंट सब्सिडी के लिए अप्रूव करेगा और आपके खाते में 2 भाग में सब्सिडी आ जाएगा। पहली भाग आएगी, पहले आधा सब्सिडी आएगी, पहले लोन जैसे ही कुछ पोर्शन लोन आपको डिसबर्स हो जाए, मिल जाए, तो सब्सिडी का आधा पोर्शन चला जाएगा, उसको हम फ्रंट एंडेड सब्सिडी कहते हैं। और दूसरा जाएगा जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होने वाला हो, खत्म हो जाता है, तब आपको दूसरे भाग या बाकी भाग सब्सिडी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो अनुदान है वो आपके सीधा खाते में पहुंचता है, लेकिन इसके लिए किस तरीके से सही आवेदन हमें करना है, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। और साथ ही यहाँ डॉक्टर अरुण, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी देवलीना जी जिक्र किया DPR का, और किसान जो हैं, पशुपालक जो हैं, उनको बड़ी कई सारी मुश्किलें होती हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, या उनको आता नहीं, तो कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आगे पहुँच पाएगा। ऐसे में क्या करें, क्योंकि जब हम रोज़गार की बात कर रहे हैं तो शायद ये एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है, ऐसे में किस तरीके से उनकी मदद की जाती है? देखिए, कोई भी सरकारी सहायता लेने के लिए प्रोजेक्ट की DPR बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक पहलू है। इसके लिए जो शिक्षित जो हमारे युवा साथी हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं और स्कीम की थोरो जानकारी लेके स्टेप बाय स्टेप बाजारी भाव को देखते हुए वो DPR बना सकते हैं। इसमें वो बैंक की क्या रेट है, क्या उसके इनपुट और आउटपुट रेशो हैं, इन सब को देखते हुए उसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या हैं, इन सब को देखते हुए पूरी कंप्लीट DPR बनाएं। और DPR बनाने में यदि वो ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग देता है फर्दर, तो ये उसके लिए किसी भी क्षेत्र में एक रोजगार के अवसर का कार्य करती है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अच्छे अवसर जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि लगातार वो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल ID आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपना जो सवाल है वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। और एक दर्शक हैं हमारे साथ जिन्होंने अपना मेल हमें भेजा है, राजस्थान सीकर से हैं रोहताश जी, और इनका सवाल है कि क्या भेड़ पालन के ज़रिए जो मुनाफा है उसको हम बढ़ा सकते हैं, बाहर भी भेज सकते हैं कुछ? देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन किसी भी पशुपालन व्यवसाय का मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मुनाफा बढ़ाने के लिए पशुपालन या भेड़ पालन के हर क्षेत्र को आपको समझना होगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, बीज से बाजार तक की व्यवस्था को आपको देखते हुए अपना व्यवसाय करना होगा। बीज से मेरा तात्पर्य, जिस क्षेत्र में आप भेड़ पालना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए कौन सी उपयुक्त भेड़ नस्ल है, आपका भेड़ पालन का क्या उद्देश्य है, इन सब को देखते हुए आप यदि भेड़ पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको आमदनी ज्यादा होगी। और हमारे देश की यदि बात करें तो हमारे देश से बहुत सा लाइव एनिमल और मीट निर्यात किया जाता है, लेकिन यदि वो अच्छी क्वालिटी का है, स्वस्थ पशुओं से है, तो निश्चित ही उसकी बाजार में डिमांड होगी। और मैं अपने ही देश की बात करूं तो आज हमारे देश में भी भेड़ या बकरी के मांस की दुगनी डिमांड है, और उपलब्धता की बात करें तो आधी उपलब्ध हम करा पा रहे हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके अनुसार हमें प्रति व्यक्ति लगभग 11 से 12 किलो मांस की या एनिमल प्रोटीन की उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल अभी हमें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 5, जो कि आधी मात्राएं हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो भेड़ और बकरी पालन के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा स्कोप है इस खाई को पूरा करने के लिए। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए भेड़ और बकरी पालन का बहुत स्कोप है।
जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से और अच्छे अवसर जो हैं वो यहाँ पर हैं। आवश्यकता तो सिर्फ इस जानकारी को जानने की। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नागौर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं कैलाश जी? जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये पशुपालन मेरे पास भैंसे वगैरह सहायता नहीं कर रही। जी आप डेयरी फार्मिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं? हाँ, डेयरी फार्मिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। बिकता है कोई लीटर का बिकता है डेयरी वाला सर देर तक अपनी मनमानी करते हैं जी। किसानों डबल नुकसान। जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर देवलीना ये जानना चाह रहे हैं कि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं है लेकिन पशुपालन क्षेत्र में आना चाहते हैं और इनको उस वजह से शायद ज़मीन नहीं है तो जो ऋण है वो नहीं मिल पा रहा। ऐसे में क्या विकल्प है इनके पास अगर ये डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं तो? देखिए, कोई भी एनिमल फार्म लगाने के लिए ज़मीन होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपना ज़मीन नहीं है तो आप वो ज़मीन लीज़ में या रेंट में ले सकते हैं। अगर आप अकेले बंदे को ऋण नहीं मिल रहा है तो आप एक स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, SHG बनाइए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए या फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। कोऑपरेटिव बनाना डेयरी क्षेत्र में आगे जाना, जो अमूल हमें सिखाया है एक समय कि अगर हम अकेले नहीं चल सकते तो सब एक साथ मिल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको अकेले ऋण नहीं मिल रहा है तो आप एक साथ जुट बनाइए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाइए तो आपको ऋण मिल जाएगा। डेयरी के लिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो हम कह रहे हैं ना कि 50% सब्सिडी देंगे, 50% कैपिटल सब्सिडी। तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कैपिटल मतलब हम क्या पूछ रहे हैं या DPR में क्या क्या हम ढूंढ रहे हैं। जी। कैपिटल मतलब जो एक कालीन खर्चा होता है, जैसे आपको एनिमल खरीदने का जो खर्चा है, जो आपकी एनिमल शेड बनाने की, बाड़ा बनाने की जो खर्चा है, एनिमल के लिए जो भी इक्विपमेंट्स आप बना रहे हो, एनिमल लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब मिल जाएगा। जो हर बार रोज लगता है या हर साल लगता है, जो रिकरिंग कॉस्ट है, उसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपको कहाँ से जो मदद है वो मिल सकती है और किस आधार पे मिल सकती है, उनका ख्याल आप रखें और ये सारी जानकारी आप अपने ज़िला स्तर पर भी लगातार लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं पलवल हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजवीर जी। क्या जानना चाह रहे हैं? चलिए, भेड़ पालन में जो निर्यात की स्थिति है वो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे किया जा सकता है या कहाँ पे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोजगार की भी और मुनाफे की। देखिए, भेड़ या बकरी जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब वगैरह हैं, सीरिया हैं, इसमें काफ़ी स्कोप है। एक एजेंसी के जरिए आप वहाँ पे अपने एनिमल को या मीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं निर्यात को लेकर खास तौर से डॉक्टर अरुण, तो क्योंकि अब जो मूल्य संवर्धन है वो काफ़ी लाभकारी रहता है, किसान हो, पशुपालक हो, और भेड़ व्यवसाय के साथ साथ वो भी हमने देखा है कि किसान उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा उस बारे में भी आप बताएं, उसमें कैसे रोज़गार जो है वो हमें मिल सकता है और भी ज़्यादा। देखिए, भेड़ पालकर और भेड़ पालन से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं उनके वैल्यू ऐड कर ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। जी। जैसे ऊन है, ऊन को आप सीधे बाजार में बेच दें, कम पैसा मिलेगा, लेकिन उस ऊन की आप ग्रेडिंग करके बेचें तो और पैसा ज़्यादा मिलेगा, और यदि ग्रेडिंग के बाद उसके कुछ उत्पाद बना दें जी तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। हमारा संस्थान निरंतर भेड़ की ऊन से अनुसंधान की जरिए बहुत से उत्पाद बनाता है जी, और ग्रामीण महिलाओं को या जिनको उस उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि भेड़ पालकों को और महिलाओं को ऊन से या ऊन से जितने भी उत्पाद बनते हैं उनको बेचकर काफ़ी मुनाफा मिल सके। अभी हाल फिलहाल में हमारे संस्थान ने वूल सैपलिंग बैग बनाया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लास्टिक बैन कर दिया है और ज़्यादातर प्लास्टिक बैग में सैपलिंग, ट्री सैपलिंग होती है, तो प्लास्टिक थैले की जगह हमने जो हमारी कम मूल्यवान ऊन है उसका एक बैग बनाया है, जिसमें हम मिट्टी और बीज डाल दें जी, और सीधे तौर से उसको
गड्ढा खोद के यदि मिट्टी में डाल देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। ऊन के कारण उस बैग में पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है जी, और 5-6 महीने बाद वो खाद का काम करेगा, प्लांट ग्रोथ को भी अच्छा करेगा। तो इस प्रकार से वैल्यू ऐड कर आप मुनाफा कमा सकते हैं जी। इसके साथ ही जो कारपेट इंडस्ट्री है वूल में, क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश की ज्यादातर भेड़ नस्लें कारपेट के लिए कोर्स टाइप की वूल पैदा करती है, जिससे अच्छी क्वालिटी के कारपेट बनाए जा सकते हैं। अब कारपेट बनने के साथ साथ जो कारपेट वेस्ट जो कटिंग्स होती है, उन कटिंग के जरिए हम लोग एक फ्लावर बुके बनाते हैं जी। वो 100 से लेके 200 रुपए तक का एक अच्छा बुके, जो फ्लावर बुके बनता है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है अपने आप में बहुत ज्यादा है जी, और बहुत खूबसूरत लगता है। यानी कड़ी दर कड़ी अगर हम चाहें तो देखिए हाँ, कैसे रोजगार जो है करके कर सकते हैं, वो हमें मिल सकता है। और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो चैनलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं भेदपाल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से चैनलाल जी। तो सर 50 भेड़ें रखी हुई है, तो इसके लिए कुछ बैंक से कोई लोन वगैरह लेना हो जी। आप डेयरी फार्मिंग के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी जी जी, तो अभी आपके पास पशु हैं? कुछ पशु हैं, 40-50 भेड़ बकरियां रखी हुई है जी। भेड़ की डेयरी फार्मिंग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, अब चंबा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरुण। तो जिस तरह की जलवायु चंबा हिमाचल प्रदेश में है, कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी और किस तरीके से ये इसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी भेड़ों की नस्लें हैं, उसमें गद्दी पे ये लोग काम कर सकते हैं जी। हमारे संस्थान की एक भारत मेरिनो है, उसको रखे काम कर सकते हैं। यह नस्ल ऊन की गुणवत्ता को देखते हुए और अच्छी शरीर की ग्रोथ को देखते हुए वहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की है। इन सब को देखते हुए कश्मीर मेरिनो है जो अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है और वहाँ की जलवायु में अच्छे से ये पनप सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी लोकल ब्रीड है जिनको भी रख के ये भेड़ पालन का काम कर सकते हैं। इन्होंने शायद अपनी बात में जानना चाहा था कि कोई सरकार की कोई योजना है क्या जिससे अनुदान मिल सकता है जी। जैसे मैडम देवलीना ने कहा कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में ये मुख्य रूप से छोटे पशुओं के लिए बहुत उपयोगी और भारत सरकार की एक योजना है। इसमें कोई भी भेड़ पालक 100 से 500 की संख्या में अपना प्रोजेक्ट बना के अनुदान ले सकता है जी। और 50% जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से आती है, बाकी इनको जो आधा लोन है वो कम रियायती दर पे इनको मिल सकता है जी। तो आजकल ये काफ़ी लोगों की जुबान पे चढ़ी हुई है और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है जी। तो चैनलाल जी जो बोल रहे थे, ये एक ट्रेनिंग लेके वैज्ञानिक तौर से भेड़ पालकर और भारत सरकार के नेशनल लाइवस्टॉक मिशन से जुड़कर जी ये अपनी आमदनी को और भेड़ पालन को कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, ये गवर्नमेंट की स्कीम है 200 गाय पालने की, 1,80,000 रुपये मिलेगा, तो कैसे क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? चलिए, डॉक्टर देवलीना जी क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? 200 गाय पालने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के उनके साइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करके NDDB के कोई भी ऑफिस में आप जमा कराए और वो आपके DPR वगैरह, आपका ज़मीन, ये सब देखेंगे, बैंक के साथ आपको जोड़ेंगे, जैसे आपको लोन मिल जाएगा और आपको सब्सिडी के अप्रूवल भी दिया जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, भारत सरकार की तरफ से जी। और फिर आप फार्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं जी। डेयरी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहा है, तो डेयरी के साथ एक चीज़ जुड़ा हुआ है, वो चारा। तो कोई भी आप डेयरी लगाएंगे तो आपको चारे की ज़रूरत है। तो इसमें जब आप डेयरी लगा रहे हैं या आप बड़े से बकरी या भेड़ के फार्म भी लगा रहे हो, तो चारा प्रक्रियाकरण में भी ऐसे सब्सिडी मिल सकता है आपको नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में। जैसे नॉर्मल जो फॉडर या चारा होता है उसके सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, कुछ दिन के अंदर उसको खाना पड़ता है, मगर हमें ज़्यादा मिलता है बारिश के बाद, मानसून सीजन के बाद, और ज़्यादा ज़रूरत होता है सर्दी में। तो इसमें क्या हो सकता है, यह हो सकता है कि आपके खेती हो या आपके पास फार्म नहीं हो, आप चारा बना के बेचने चाहते हो। अगर
आप चारा बेचने गए तो आपको बहुत जल्दी बेचना होगा, एक कम टाइम में बेचना होगा, ज़्यादा आपको भाव नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो वो एक्स्ट्रा चारा है आपके पास उसका आप साइलेज बना सकते हो, या कोई जैसे ब्लॉक बना सकते हो, फॉडर ब्लॉक, उसको सुखा के उसके लिए, या कोई भी TMR कहते हैं, टोटल मिक्स्ड राशन, ये भी बहुत बड़ी डेयरी फार्म में बहुत चल रहा है, इसमें दूध उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे कोई भी प्रकार की चारा प्रोसेसिंग की, अगर फॉडर प्रोसेसिंग या चारा प्रक्रियाकरण के आप लगाना चाहते हो, उसमें भी जातीय पशुधन मिशन, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर आपको 50% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जो मैक्सिमम 50 लाख तक है। उसके लिए भी वही ऑनलाइन www.nlmuddamimitra.in में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, आप कहाँ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको जो सब्सिडी यानी अनुदान है वो मिल सकता है, सारी जानकारी हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। आगे भी जो जानकारी का सिलसिला है जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन क्षेत्र के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में, और भेड़ पालन से जुड़कर कैसे रोजगार के जो अनेकों अवसर हैं वो हम ले सकते हैं। और ख़ासतौर से जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ना सिर्फ टोल फ्री नंबर बल्कि हमारी ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com, इस पर भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। ईमेल के जरिए कई सवाल हमारे पास आए हुए हैं। डॉक्टर देवलीना प्रेम सागर जी हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, ये जानना चाह रहे हैं कि पशुपालन क्षेत्र में आना चाहते हैं और इसके लिए कितना ऋण की जो सुविधा है इनको मिल सकती है? देखिए, ऋण आपको कितना लेना पड़ेगा वो आपका प्रोजेक्ट, जो DPR के हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर निर्भर करेगा। DPR मतलब ऐसा कुछ बहुत जटिल या कठिन कुछ नहीं है। जैसे लोग पूछते हैं क्या मुझे CA के थ्रू बना के लाना पड़ेगा, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। DPR मतलब आपको जो प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हो, पहले उसमें खर्चा क्या क्या आएगा वो लिखना है कि एनिमल खरीदना है, पशु खरीदना है, उसका इतना खर्चा, कि 100 बकरी का इतना खर्चा, उसका लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना, मानिए उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट इतना, ये हमें इक्विपमेंट चाहिए। फिर आ जाएगा खाने का खर्च, उसका बाड़ा बनाने का खर्चा, शेड का खर्चा, कैपिटल कॉस्ट आपने हिसाब कर लिया। फिर उसका रिकरिंग कॉस्ट आएगा कि खिलाने के लिए मुझे साल में कितना उसको चाहिए खर्चा वगैरह। उसके थोड़ा वेटनरी कॉस्ट, मेडिसिन, दवाई वगैरह के कॉस्ट, ये सब आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे कि आपके आमदनी कितना होगा, मतलब 100 बकरी से आपको इतना बच्चा मिल सकता है साल में, और उससे उसको बेच के या दूध बेच के या गोबर बेच के आपको इतना लाभ हो सकता है। तो
आपके पास खर्चा आ गया, फिर आपके पास लाभ कितना आ गया, तो दोनों को एक दूसरे से निकाल के आपको मिलेगा कि आपका आय कितना हो रहा है। जी। ये है मोटा मोटी DPR। इसमें आपको एक चीज आ जाएगा कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। मानिए आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 बकरी या 100 भेड़ के लिए 20 लाख हो गया, तो इसमें प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए ये है कि 10% आपका होना चाहिए, तो 20 लाख का 10% यानी कि 2 लाख आपका होना चाहिए। सब्सिडी देंगे हम 10 लाख, तो बचा कितना? बचा 8 लाख, तो उतना आपको लोन लेना है। तो आपका प्रोजेक्ट जैसा होगा, आपका लोन का अमाउंट भी वैसा होगा। आपको पहले बैंक के साथ बात कीजिए कि आपको कितना ऋण मिल सकता है, जी। उस हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए। चलिए, बिल्कुल। और एक और ईमेल हमारे पास आया है हेमचंद जी का, महाराष्ट्र से। डॉक्टर अरुण ये जानना चाह रहे हैं क्या जो भेड़ की अच्छी नस्लें हैं उनको भी हम बाजार में ले जा सकते हैं? इसके लिए भी कोई क्या पोर्टल है जहां कोई अगर पशुपालक चाहे अपना रजिस्ट्रेशन करा सके? इस तरह का कोई अभी पोर्टल नहीं है, लेकिन पशु इनाम जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी जो है जी, उस पर वो रजिस्टर्ड कर सकता है या अपना कोई ग्रुप बना के कर सकता है। जैसे लार्ज एनिमल में तो लोगों ने शुरू किया है गाय भैंस के लिए जी, लेकिन भेड़ बकरियों के लिए भी कुछ लोगों ने अपने अपने पोर्टल बना रखे हैं जी, जिसमें लोगों से इन्फॉर्मेशन जुटाते रहते हैं कि कहाँ पे क्या अवेलेबल है, और उसके हिसाब से वो लोग इधर से उधर एनिमल का बिजनेस करते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ से अजमेर से जो सिरोही नस्ल के या और जो नस्ल की बकरियाँ हैं, और इवन मैं तो ये कहूँ राजस्थान से छोटे पशुओं का जो दूसरे देश के दूसरे हिस्से में जी बहुत ज़्यादा डिमांड है जी, और ये ट्रेडिंग या एनिमल का इधर से उधर व्यवसाय पूरा रोजगार के लिए चलता रहा है। ई पशु हाट एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास, लेकिन अगर रोजगार के नज़रिए से देखते हैं तो क्या ये संभव है कि जो अच्छी नस्ल है उसको हम आगे दूसरी जगह पर अगर पशुपालक चाहता है रोजगार के रूप में इसको अपनाया जा सके? आजकल हम लोगों के प्रयास से हम लोग मल्टीप्लायर फ्लॉक बना रहे हैं जी। जैसे आप हमारे इंस्टीट्यूट की बात लें या किसी भी इंस्टीट्यूट की बात लें, वहाँ से अच्छे पशु एक सीमित संख्या में हम उपलब्ध करा सकते हैं, हमारी सीमाएं हैं जी। तो हम लोग कुछ किसानों को, कुछ शिक्षित किसानों को, कुछ प्रोग्रेसिव किसानों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम अपने एनिमल मल्टीप्लाई करने के लिए एक सीड बैंक के लिए उनको देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी एनिमल ब्रीडिंग के लिए जी, ना कि मांस के लिए बल्कि ब्रीडिंग के लिए, इसको फैलाव के लिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अच्छी नस्ल के पशु दूसरे किसानों को भी मिले। तो इस तरह का हमारा ये प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को शिक्षित करें जी, और एक सीड स्टॉक की तरह मल्टीप्लायर फ्लॉक का वो काम करें जी। ये हम लोग ज्यादातर उनको बोलते हैं कि जिस क्षेत्र के वो लोग हैं वहां की जो अच्छी नस्लें हैं उन्हीं पे वो काम करें और बेस्ट टू बेस्ट एनिमल लाके वो अपने फार्म पे रखें, उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट करें और उनको दूसरे किसानों को अच्छी कीमत पे, क्योंकि बीज बहुत कीमती चीज होता है और बीज पे ही उत्पादन टिका रहता है जी। तो इस तरह के हम लोगों के प्रयास से बहुत से अलग अलग ब्रीड पे इस तरह के जो मल्टीप्लायर फ्लॉक है वो बन रहे हैं और लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए उद्देश्य यानी यही कि देश भर में जो अच्छी नस्ल है वो हो सके, मल्टीप्लाई और उसका जो लाभ है किसानों को मिल सके। फिलहाल शरद जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत आपका शरद जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर, जो बकरी पालन के लिए भी लोन मिल सकता है? बकरी पालन के लिए क्या लोन मिल सकता है या नहीं, डॉक्टर देवलीना इस क्षेत्र में क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने भेड़ के बारे में बात किया ना कि 100 से 500 तक भेड़ के लिए मिल सकता है, बस उसी तरह से भेड़ के जगह आप बकरी ले लीजिए। 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म, ब्रीडिंग फार्म लगाने के लिए आपको उसी तरह का अनुदान मिल सकता है, सब्सिडी। मतलब 100 के लिए 10 लाख, 100 मादा और 5 जो नर पशु के बकरी के साथ, बकरा के साथ, और वैसे ही 500 मादा और 25 बकरा के साथ अगर आप ब्रीडिंग फार्म लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 50 लाख तक आपको सब्सिडी मिल सकता है। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर देवलीना आजकल के समय में देखते हैं आधुनिक फार्म जो हैं वो लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। व्यवसायीकरण के जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं तो फार्म उतने ही आधुनिक होते जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ अगर एक आधुनिक फार्म हम चाहते हैं या उससे पहले हमने पूरी तैयारी कर रखी है तो उसके लिए भी मदद जो है एक किसान को मिल जाती है, पशुपालक को मिल जाती है? बिल्कुल। जैसे पहले अगर ये जो स्कीम है जातीय पशुधन मिशन, इसमें लाभ लेने के लिए आपको नया फार्म लगाना है, कोई भी ब्रीडिंग फार्म
मतलब जहाँ पे आप पशु उत्पादन कर रहे हो। जैसे डॉक्टर अरुण तोमर सर बोल रहे हैं कि हमें ब्रीडिंग फार्म की कमी है, तो इसीलिए ब्रीडिंग फार्म के लिए सरकार अनुदान दे रही है। अगर इसमें आप आधुनिक है, मतलब उसमें कोई आधुनिक टेक्निक यूज़ किया गया है, तो आपको 2 तरीके से लाभ मिल सकता है। एक तो आपको सब्सिडी मिल सकता है, दूसरा भारत सरकार के एक दूसरे स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको HIDF कहते हैं। उसके अंदर भी आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है। मतलब मानिए आप 50 लाख आपको सब्सिडी मिल रहा है, आप 40 और 50 या 40 या 50 लाख और आपने ऋण लिया है जी। और जो बैंक आपसे उसमें इंटरेस्ट ले रहा है 10%। अगर आप HIDF स्कीम में भी अप्लाई कर ले और आपका स्कीम प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाए तो 3% इंटरेस्ट उसमें भारत सरकार दे देगी जी। तो आपको 7% इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगी। तो आप 2 तरीके से अगर आधुनिक फार्म लगाते हैं जहां आधुनिक ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज हो रहे हैं तो आपको 2 तरीके से लाभ मिल सकता है। ये भेड़ बकरी फार्म में भी है, या अगर कोई मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर आप लगाना चाहते हैं, दूध की प्रक्रियाकरण या मांस के प्रक्रियाकरण सेंटर लगाना चाहते हैं, चारा का प्रक्रियाकरण सेंटर लगाना चाहते हैं, इवन गोबर जो वेस्ट टू वेल्थ बोलते हैं हम, गोबर के भी कोई प्रक्रियाकरण कुछ बनाना चाहते हैं, उसमें भी आप ये HIDF के अंदर अप्लाई करके 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से हर एक स्तर पर जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल सकता है। आवश्यकता तो सिर्फ जानने की। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी को जानने के लिए, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका नारायण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, भेड़ पालन कैसे करना चाहिए? चलिए बिल्कुल डॉक्टर अरुण, अब तो नारायण जी भी जानना चाह रहे हैं कि भेड़ पालन कैसे किया जाए, कितना फायदा इसमें? देखिए, भेड़ हो या बकरी हो, ये बहुत कम खर्चे के और बहुत कम पैसों में व्यवसाय किया जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि आपका किस क्षेत्र में है, किस उद्देश्य से आप भेड़ पालना चाहते हैं, उस उद्देश्य और क्षेत्र को देखते हुए वहाँ की अच्छी भेड़ नस्ल आप रखें, फिर उसका अच्छी आवास व्यवस्था आप करें, उपयुक्त आहार उसको आप दें। आहार पे लगभग टोटल प्रोजेक्ट का 80% खर्चा होता है। जितना सस्ता और अच्छा आप आहार उपलब्ध करा देंगे जी, उतना ही आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसके बाद उसके स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि हमारी लापरवाही से या थोड़े से बचाव के कारण हम एक पशु पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है और जिसके कारण सीधे 5 से 10 हजार का नुकसान होता है। लेकिन यदि हम 20 से 50 रुपए लगा के उसका समय पे टीकाकरण करा देते हैं, उससे पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा और स्वस्थ पशु से स्वस्थ उत्पादन होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप पहले किसी संस्थान से या किसी कृषि विज्ञान केंद्र से या एग्रीकल्चर और वेटनरी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद आप छोटे स्तर से भेड़ या बकरी पालन शुरू करें और धीरे धीरे आप स्टेप ऊपर करें। तो हमारा मानना है कि पहले आप एक छोटी यूनिट जो 20 से 25 भेड़ों की होती है, 1 या 2 नर के साथ आप शुरू करें, उसको सीखें और वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक का मतलब है कि हर चीज आप साइंटिफिक वे में करें, क्योंकि आज परंपरागत भेड़ पालन या बकरी पालन या कोई भी पशुपालन का समय नहीं रहा है। हर पशुओं से प्रतिदिन अधिक से अधिक उत्पादन लेने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उसके इनपुट आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो इनपुट डाल के हम आउटपुट व्यावसायिक तौर से हम यदि भेड़ पालें तो निश्चित ही हमें आमदनी होगी। बिल्कुल। देखिए कैसे और लाभकारी ये हो सकता है, ना सिर्फ एक पशुपालक से व्यवसाय बल्कि व्यवसाय से उद्यमी तक का जो सफर है वो आप तय कर सकते हैं। सरकार की योजनाएं जो हैं वो लगातार संचालित की जा रही हैं। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं पशुपालन क्षेत्र में किस तरह की योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, कितना लाभ उसके जरिए आपको मिल सकता है और साथ ही भेड़ पालन के जरिए कैसे जो रोजगार के अवसर हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ना सिर्फ हमारे टोल फ्री नंबर उसके ज़रिए बल्कि कई सवाल ईमेल के ज़रिए हमारे पास आए हुए हैं। एक सवाल हमारे पास आया है मध्य प्रदेश से धर्मवीर जी का। ये डॉक्टर अरुण जानना चाह रहे हैं क्या भेड़ का जो दूध है उसके लिए किस तरह का कोई मार्केट है अभी तक? देखिए, भेड़ के दूध की एज सच अभी मार्केट नहीं है, लेकिन जो घरेलू तौर पे और ग्रामीण स्तर पे भेड़ के दूध को काफी हद तक यूज किया जा रहा है। और जो चरवाहे हैं जी, उनके लिए तो ये बहुत अमृत है जी। और मैं तो भेड़ से जो दूध प्राप्त होता है उसको दूध में दवाई बोलता हूँ, क्योंकि ये जो छोटे पशु हैं ये चरागाह में जाते हैं और अपनी मर्जी से जड़ी बूटियां खाते हैं और जड़ी बूटियां खा के ये उन गुणों को दूध के माध्यम से हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। तो आने वाले समय पे भेड़ की दूध की मार्केट होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ भी यानी रोजगार की अपार संभावना है फिर तो। बिल्कुल अपार संभावना है। अभी तक क्या था, हमारे देश में दूध को दूध के रूप में बेचा जा रहा था, लेकिन कुछ पिछले कई सालों से सरकार के माध्यम से अब अलग अलग स्पीसीज वाइज मार्केट बनती जा रही है जी। जैसा कई बार बकरी के दूध की बहुत डिमांड आती है, उधर राजस्थान में ऊंट के दूध की कीमत को देखते हुए, उसकी गुणवत्ता को देखते हुए ऊंट की दूध की मार्केट बन रही है जी। इसी प्रकार से जो दूसरी स्पीसीज हैं, अब मार्केट में स्पीसीज वाइज दूध की आवश्यकता बनती जा रही है और आने वाले समय में भेड़ के दूध की इसकी गुणवत्ता को देखते हुए जी, इसके मूल्य को देखते हुए कि इसमें कि कितना गुणी है, इसकी भी मार्केट जल्दी ही बाजार में होगी। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उसमें भेड़ के दूध की और भेड़ के घी की बहुत आवश्यकता होती है और बहुत सी दवाइयों में ये काम आता है। यानी काफी औषधीय गुण हैं और अभी तक भेड़ को सिर्फ ऊन तक हम सीमित मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई और उत्पाद हैं जो उसके जरिए हम तैयार कर सकते हैं और रोजगार के देखिए कितने अवसर हैं। लेकिन डॉक्टर देवलीना, अगर देखा जाए, माना जाता है कि जो एक स्वस्थ पशु है अगर वो स्वस्थ नहीं है तो शायद उतना लाभ हमें नहीं मिल सकता, फिर चाहे योजनाओं की हम बात कर लें या अलग अलग अच्छी नस्लों की बात कर लें। इस दिशा में सरकार ने काफी सराहनीय कार्य किए हैं। किस तरीके से जो एक खासतौर से देखा जाए पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार काम कर रही है? बिल्कुल, जैसे भारत सरकार काफ़ी जो रोग व्याधि ज़्यादा होता है पशु में उसके लिए फ्री टीकाकरण की व्यवस्था किया है। वो राज्य सरकार के साथ मिलकर, जैसे FMD फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको सरल भाषा में खुरपका एवं मुंह पका कहते हैं जी, उसके लिए टोटली फ्री टीकाकरण हो रही है पूरे देश भर के। वैसे ब्रुसेलोसिस एक और दूसरी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि गर्भ नष्ट हो जाता है, उसके लिए भी फ्री टीकाकरण करते हैं।
PPR जिसको गोट प्लेग बोलते हैं, इसमें दास्त होता है, सर्दी वगैरह होता है और मतलब बकरी मर जाता है, तो इसके टीकाकरण। और एक है क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये शुगर के एक बीमारी है, शुगर के एक टाइप के बुखार है, इसके लिए। और भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी कदम लिया है, वो है मोबाइल वेटनरी यूनिट। सारे जो हमारे राज्य प्रदेश है उसमें हर 1 लाख पशु के पीछे एक मोबाइल यूनिट, मतलब अगर 30 लाख पशु है आपके राज्य में तो उसमें 30 मोबाइल वेटनरी यूनिट दिया जा रहा है। कहीं में 2 करोड़ है तो 200 यूनिट दिया जा रहा है। तो उनके रूट रहेंगे, एक कॉल नंबर रहेगा, कॉल सेंटर नंबर रहेगा, और उसमें अगर कोई भी कॉल करेंगे तो उनके दरवाजे तक ये मोबाइल वेटनरी यूनिट चला जाएगा, जिसमें एक पशु चिकित्सक रहेंगे, उसमें उनके जो फास्ट ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था रहेगी, टीका वगैरह देने की व्यवस्था रहेगी, और जो अपनी पंचायत है उनसे बात करके, वहाँ के स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उनसे बात करके वो एक रूट चार्ट बना लेंगे। जो जहाँ भी आप पशुपालन जहाँ भी हो रहा है, पशुपालक जहाँ भी रह रहे हैं, बहुत दूर पहाड़ के किनारे जहाँ भी, उनके घर के दरवाजे तक ये सर्विस देने के लिए भारत सरकार ने ये मोबाइल वेटनरी यूनिट की व्यवस्था लाई। तो देखिए कैसे सुविधा जो है वो पहुंच रही है, और खासतौर से डॉक्टर अगर देखा जाए ना सिर्फ रोग बीमारी के लिए, बल्कि अगर AI के लिए भी हम देखें तो उस नज़रिए से काफ़ी लाभकारी इस तरह की जो योजनाएं हैं, और भेड़ पालन क्षेत्र में भी। हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान है, ये नस्ल सुधार के लिए या अच्छे बीज को इम्प्लांट करने के लिए बहुत अच्छी तकनीक है। हमारे संस्थान द्वारा बहुत से जो फार्मर्स हैं या जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भेड़ में कृत्रिम गर्भाधान का ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो अच्छे सीमन को भेड़ों में डाल के अच्छी अच्छी संतति को ले सकें, जिससे कि आगे आने वाली संतति को, उनके उत्पादन को सुधारा जा सके। तो यानी ये भी एक रोजगार का जरिया हो सकता है। बिल्कुल। और अच्छा इसमें रोजगार का अवसर भी है। इसमें क्या है कि जो सीमन होता है, जो बीज होता है, उसको इवेलुएट किया जाता है। बेकार सीमन को इसमें यूज नहीं करते, तो निश्चित ही ऐसे बीज से अच्छी प्रोजनी आती है और उनका उत्पादन बढ़ता है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से अनेकों अवसर हैं रोजगार के जो कि भेड़ पालन से जुड़े हुए हैं, और खासतौर से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ सीमेंट स्टेशन बल्कि तमाम जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे और ज़्यादा फायदा पशुपालकों को हो सके। फिलहाल आज हमारे दोनों विशेषज्ञ, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी नमस्ते। तो आज के विषय के बारे में तो आपने जान लिया, अब चलिए हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। जिससे पहले से आप सवाल तैयार करें। कल बात करेंगे ग्रीष्मकालीन फसलों में सस्य क्रियाएं, कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, और साथ ही बात होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती की। आपको बता दें, अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल हमें लिख सकते हैं। अपना सवाल मेल ID है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, यहाँ भी अपना सवाल आप लिख के छोड़ सकते हैं। और साथ ही DD किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद हो गया होगा, याद नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, ये सारी जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी TV स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी हेलो किसान के माध्यम से ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।